हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ साइंस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और हम लोग उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम लोगों ने ये भी सीखा कि हम लोग किस तरीके से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीपीटी थ्योरम के बारे में समझेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। बीपीटी थ्योरम को समझने से पहले हम लोग पिछले वीडियो का रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि हम लोग किस तरीके से सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड था ट्रिपल ए क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तब हम लोग ट्रिपल ए क्राइटेरिया के माध्यम से उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। दूसरा मेथड एस क्राइटेरिया था। इस क्राइटेरिया में अगर दो साइड्स के रेशियो निकालने से वो दोनों इक्वल आ गए और कोई एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गया, तब हम लोग एस क्राइटेरिया के माध्यम से उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट क्राइटेरिया ट्रिपल एस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में अगर तीनों साइड्स का रेशियो निकालने से और तीनों इक्वल आ गए, तब हम लोग ट्रिपल एस क्राइटेरिया के माध्यम से उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। अब इन तीनों क्राइटेरिया को हम लोगों को कहाँ कहाँ लगाना है, ये सिर्फ एक बात याद रखिए, ये क्राइटेरिया सिर्फ वैलिड है ट्रायंगल्स के लिए। ये पॉलीगॉन्स में नहीं लग पाएंगे। पॉलीगॉन्स को लगाने के लिए हम लोगों को कुछ और चीजें जाननी होगी। पॉलीगॉन्स में अगर ये क्राइटेरिया लगाना है तो हम लोगों को इक्वल एंगल्स को भी साथ में लेकर चलना होगा और प्रोपोर्शनल साइड्स को भी साथ में लेकर चलना होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, तभी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों पॉलीगॉन्स सिमिलर कहलाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको पिछले वीडियो का रिकैप अच्छा लगा हो। अगर आपको पिछले वाले लेक्चर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उन कमेंट्स के जरिए उसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर जरूर बनाएंगे। तो चलिए अब इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और बीपीटी थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। बीपीटी को समझने से पहले हम लोग उसके कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। बीपीटी का फुल फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी होता है और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाने जाता है। क्योंकि ये थेल्स के द्वारा डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स एक एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे। बीपीटी अब हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है और ये एक्सरसाइज 6.2 का फाउंडेशन बनाता है। अगर हम लोग इसको नहीं पढ़े तो हम लोग एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे रियल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे कि यूज्ड इन आर्किटेक्चर्स, इंजीनियरिंग, मेजरिंग हाइट्स एंड डिस्टेंस एंड मनी मोर्स वी कैन यूज बीपीटी थ्योरम। अब हम लोग बीपीटी थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन खींची गई तो जो दो अदर साइड्स बचेंगे वो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। इस थ्योरम के प्रूफ को समझने से पहले हम लोग कुछ डायग्राम्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को ये प्रूफ करने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पे 3 केसेस दिए हुए हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। इन केसेस से मैं ये शो करना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन होती है कि ट्रायंगल का हाइट सिर्फ ट्रायंगल के अंदर लाई कर सकता है, पर ऐसा नहीं होता। ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, ट्रायंगल पर भी लाई कर सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा ट्रायंगल है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि ये बीपीटी के प्रूफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। आइए अब इस बीपीटी के प्रूफ को हम लोग करते हैं। इस बीपीटी को प्रूफ करने से पहले हम लोग प्रूफ के कुछ नियम को जान लेते हैं। प्रूफ के नियम ये होते हैं, सबसे पहले हम लोगों को गिवन लिखना रहता है, उसके बाद टू प्रूव लिखना रहता है, उसके बाद बॉडी का स्ट्रक्चर आएगा जिसमें हम लोग अप्रोच लिखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं।
चलिए इस माध्यम से हम लोग बीपीटी को प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे जो कि होगा हम लोगों का इन ट्रायंगल ABC एंड DE पैरेलल टू BC। ये चीज हम लोगों को गिवन है। उसके बाद हम लोगों को ये चीज प्रूव करना है AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे BE को एंड CD को, जिससे हम लोगों को टू ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE। अब इन दो ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे तरीके से। पूरा पूरा प्रूफ इन दो ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। हम लोग जब from point E a perpendicular line is drawn to BC, and from point D a perpendicular line is drawn to BC, we get a height of triangle BDE and triangle CDE, and we can say that both triangles have same height because in parallel lines distance between parallel lines cannot change. So both triangles BDE and triangle CDE have same height. अब इन ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को ये पता चला कि दोनों ट्रायंगल्स का हाइट सेम है और दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है जो कि है DE। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है। तो हम लोग इस बेसिस पे कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इसको हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स बनाए जा रहे हैं और उनका बेस सेम है तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे आगे की प्रूफ को करते हैं। ट्रायंगल ABC को ऑब्जर्व करना है। इन ट्रायंगल ABC वी गॉट टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल EDE। फ्रॉम पॉइंट E a perpendicular line is drawn to the side AB। और हम लोग ये भी कह सकते हैं जो ये परपेंडिकुलर लाइन है दोनों ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE के लिए हाइट है। तो दोनों ट्रायंगल का सेम हाइट है, लेकिन सिर्फ चेंजेस किस में आएंगे इस बार बेसिस में। इन दोनों के ट्रायंगल का एरिया का रेशो लेंगे तब हम लोगों को AD by DB फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। उसी तरीके से ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल ADE का रेशियो हम लोग लेंगे तब AE by EC मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन। और फिर हम लोग ये पहली ऑब्जर्व कर लिए कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE इक्वल एरिया है, दोनों का एरिया इक्वल है। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ये दोनों इक्वेशन मिले इन दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे, मतलब AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, हेंस प्रूव्ड। तो इस एनसीईआरटी के पेज को हम लोग देख लेते हैं जिसमें एनसीईआरटी ने भी उसी मेथड को यूज करते हुए इसको प्रूव किया है। सबसे पहले गिवन लिखा है, उसके बाद टू प्रूफ जो चीज प्रूव करना है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालकर उन दोनों का रेशियो लेकर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया गया है लास्ट में। मैं आशा करता हूं कि आपको बीपीटी का थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इसे बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी। चलिए अब बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम पे पहुंचते हैं। कन्वर्स थ्योरम बस उसका उल्टा है। इसमें ये कहा जाता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो ये बताइए कि DE पैरेलल है BC के। इस थ्योरम को भी समझने से पहले हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। यहाँ पे भी 3 केसेस दिए हुए हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में ये दिखलाया गया है रेशियो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो DE पैरेलल BC की नहीं है, लेकिन केस सेकंड में ये दिखलाया गया है कि अगर रेशियो इक्वल है
टू DE पैरेलल टू BC है, तो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि अगर रेशियो इक्वल हो गए तो वो फोर्सफुली DE पैरेलल BC कर देते हैं। तो बस यही है बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम का लॉजिक यही है कि अगर रेशियो इक्वल हुए तो ये प्रूफ कीजिए कि DE पैरेलल टू BC है। तो चलिए अब इस प्रूफ में आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल को समझकर इस प्रूफ को और भी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये बता दिया गया है कि DE पैरेलल टू BC है, तो हम लोग उस बेसिस पे AD बाई DB एंड AE बाई EC कह सकते हैं बाई बीपीटी थ्योरम। जब इनका रेसिप्रोकल लेकर +1 बोथ साइड में करेंगे तब हम लोगों को ये पता चलेगा DB by AD +1, we take LCM and addition DB plus AD. DB plus AD becomes AB and EC plus AE becomes AC. So we can say that AD by AB is equal to AE by EC, जो हम लोगों को प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। अब इस एग्जाम्पल से हम लोगों को बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम को समझने में आसानी आएगी। अब हम लोग बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे, जो कि हम लोगों को गिवन है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। उसके बाद जो चीज प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूव करना है, इसलिए हम लोग टू प्रूव में DE पैरेलल टू BC लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि DE पैरेलल BC की नहीं है, तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल होगा BC के। तो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की DE डैश which is parallel to BC. Now by BPT theorem we can say that AD by DB is equal to AE dash by E dash C. And in second step we know that AD by DB is equal to AE by EC. ये हम लोगों को given था, तो हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड से ये कह सकते हैं AE by EC is equal to AE dash by E dash C. When we add +1 to both sides, we can get AC by EC is equal to AC by E dash C. 5 में हम लोगों को AC by EC is equal to AC by E dash C मिला, और इसको सॉल्व करने के बाद ये पता चल रहा है कि EC is equal to E dash C है। मतलब हम लोग EC बोले या E dash C बोले, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि E and E dash कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट है, हम लोग इसको अलग मानकर नहीं चल सकते हैं। Then we can say that DE parallel to BC, hence proved. बस यही था बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आइए हम लोग ये समझ लेते हैं कि बीपीटी के क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन देखना होगा और उसमें ये सब लाइनें स्पॉट करनी होगी। सबसे पहला पैरेलल टू, डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, सेम रेशियो, इंटरसेक्ट एट। अगर ये लाइनें लिखी रहती है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन बीपीटी का हो सकता है। और वो पैरेलल लाइन को लाइन इनसाइड ट्रायंगल दिया हो, या पैरेलल सिंबल दिया हो, या टू सेगमेंट्स ऑन ईच साइड दिया हो, तब हम लोग डायग्राम के क्लू से भी समझ सकते हैं कि वो बीपीटी का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर कुछ डाटा दिया हो, मतलब टू साइड्स गिवन हो, या रेशियो मेंशन हो, या कुछ अननोन सेगमेंट फाइंड करना है, तब भी हम लोग समझ सकते हैं कि वो बीपीटी का क्वेश्चन हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी पैरेलल लाइन लिखे तो बीपीटी की तरफ देखना है, और जब इक्वल रेशियो गिवन हो तब हम लोगों को कन्वर्स की तरफ जाना है। अब हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से हम लोगों का मार्क्स कट जाता है। सबसे पहला मिस्टेक है AD बाई AE इज इक्वल टू DB बाई EC लिख देते हैं। इसके जगह पे हम लोगों को AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC लिखना है। सेकेंड मिस्टेक ये होगा कि जब हम लोग पैरेलल लाइन देखे बिना हम लोग बीपीटी थ्योरम यूज करने लगे, तब हम लोगों का
ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि बीपीटी थ्योरम तभी लगता है जब लाइंस पैरेलल हो। थर्ड एंड लास्ट मिस्टेक ये हो सकता है कि हम लोग कैलकुलेशन में एरर कर सकते हैं। हम लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग जब भी कैलकुलेशन करें और जब भी रेशियो निकालें तो उनके उनके बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो सिंपल रेशियो में होने चाहिए। इन मिस्टेक्स को आप रोक कर और गलतियों को समझकर आप 2 से 3 मार्क्स अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से हम लोगों को बीपीटी के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों को केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि पैरेलल लाइंस दिए हुए कि नहीं। फिर कुछ सेगमेंट्स, रेशियो या कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, उनको नोट डाउन कर लेना है। फिर उसके बाद स्टेप 2 में जब भी हम लोग बीपीटी थ्योरम का यूज करें तो ये लिख लेना है कि बाय बीपीटी थ्योरम वी कैन से दैट, या फिर बाय कन्वर्स थ्योरम वी कैन से दैट। फिर स्टेप 3 में सॉल्व केयरफुली। हम लोगों को जब भी स्टेप्स लिखें उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर वाइज में दिखाना होगा कि ये स्टेप हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद रेशियो को अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में ज्यादातर बच्चों की गलती हो जाती है। और लास्ट में बॉक्स फाइनल आंसर को बॉक्स में करके लिख देना है और हेंस प्रूफ लिखना मत भूलिएगा। अगर हम लोग इन सब स्टेप्स को अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख दें तो हम लोगों के मार्क्स को कोई नहीं काट सकता। हम लोगों को एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि होगा एक्सरसाइज 6.2। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।